हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पर मैं कई प्रकार की डरावनी और रहस्यमयी कहानी लाता रहता हूँ। तो अगर आपको भी ऐसी ही कहानी सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आया हूँ। ये घटना मुंबई में रहने वाली निरूषा के साथ हुई थी और आगे की कहानी मैं आपको बिल्कुल उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा। मेरा नाम निरूषा है और ये जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ ये मेरे साथ लगभग 7 साल पहले हुआ था। हम मुंबई में रहते हैं। वैसे तो ये एक सपना का शहर है और इस शहर में कोई भी ऐसी अंधविश्वासी बातों पर यकीन नहीं करता है। खासकर पॉश एरिया में रहने वाले लोग इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं। पर इस शहर में ऐसी बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं जिस पर यकीन करना बेहद ही मुश्किल है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। मेरा नाम निरूषा है और मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ। ये सब मेरे साथ 7 साल पहले हुआ था। उस समय मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। उससे पहले हम एक किराए के घर में ही रहते थे और वहाँ से कुछ अनबन होने के कारण हम एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। वो घर हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था और उस घर के अंदर पहला कदम रखते ही हमारे साथ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो गई। हम पहले दिन जब उस घर में गए और हम उस घर को एक्सप्लोर करने लगे, तभी मेरे पेट में अचानक से दर्द शुरू हो गया। मुझे बहुत तेज़ दर्द होने लगा। वो देखकर मेरे पति ने मुझे वहीं पर बिठा दिया और उसके 10-15 सेकंड बाद ही वो दर्द अचानक से ख़त्म भी हो गया। अब हमें वहाँ पर थोड़ी गर्मी लग रही थी तो मेरे हस्बैंड ने वहाँ की खिड़की से पर्दा हटा दिया और खिड़की खोल दी। खिड़की के खुलते ही एक बहुत ही ज़ोरदार हवा का झोंका हमारे घर में आ गया। वो हवा इतनी तेज़ थी कि सामने पड़ा टेबल के ऊपर का कपड़ा टेबल के ऊपर से हट गया और मैंने देखा कि वहाँ पर एक अजीब सी दिखने वाली गुड़िया पड़ी हुई है। तो मैं वो गुड़िया उठाने के लिए आगे झुकी, तभी मैंने देखा कि टेबल के ऊपर एक लैंडलाइन फ़ोन रखा हुआ है। मैंने अपने पति से पूछा कि क्या ये चालू है, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये घर 4 साल से बंद है और ये फ़ोन भी टीवी से डेड पड़ा है। पता नहीं मुझे उस समय क्या हुआ और मैं उस टेलीफोन को चेक करने के लिए आगे बढ़ने लगी। मैं जैसे ही उस टेलीफोन को छूने वाली थी तभी उसकी घंटी बज गई। वो देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई और पीछे हो गई। मैं गिरने ही वाली थी कि तभी मेरे पति ने मुझे संभाला। ये सारी घटना मेरे हस्बैंड के सामने ही हुई थी और वो भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा डर गए। उन्होंने फ़ोन उठाकर चेक किया पर सामने से किसी की भी आवाज़ नहीं आई। हम ये सोच ही रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि टेलीफोन चालू हो, पर हमने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे हस्बैंड ने सोचा कि शायद ब्रोकर ने वो ठीक करा दिया हो उनके आने से पहले और हमने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उस घर की पहली रात हमारी बहुत शांति से गुजरी और उस रात हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ और अगले ही दिन हमने कुछ वर्कर को अपना सामान शिफ्ट करने के लिए भी लगा दिया था। वो लगभग 2-3 लड़के थे जो बाहर से उतारकर हमारा सामान लेकर आए थे। वो लगभग 2-3 लड़के थे जो कि हमारा सामान हमारे पुराने घर से लेकर के आए थे और हमारे नए घर में शिफ्ट कर रहे थे। तभी मैंने देखा कि हमारे घर के बाहर हमारे दरवाजे पर एक आंटी खड़ी हुई है। मैं उनके पास गई और उनसे पूछा कि आप कौन हैं। उन्होंने बताया कि वो यहीं पर पड़ोस में रहती हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि उस घर के पास सारी तरफ जंगल ही जंगल सा है। मतलब वहाँ पर कोई भी घर नहीं है सिवाय एक घर के, जिसमें वो आंटी जो हमारे यहाँ पर आई थी वो रहती थी। खैर, मैंने उन आंटी से कहा कि आप बाहर ही क्यों खड़ी हैं, अंदर आ जाइए। तब वो आंटी मुझे उस घर के बारे में कुछ बताना चाहती थी। उन्होंने कहा कि तुम इस घर में क्यों शिफ्ट हुए हो। ये सवाल मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैं उनसे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वो वर्कर्स जो हमारे घर में सामान जमा रहे थे, उन्होंने एक डब्बा नीचे गिरा दिया। उसकी बहुत तेज़ आवाज़ हुई और मैंने पीछे की तरफ देखा। मैंने उनको डांटते हुए कहा कि सब सामान आराम से रखो और कोई भी सामान टूटना नहीं चाहिए। ये कहने के बाद जैसे ही मैंने दरवाजे की ओर देखा तो मैंने देखा कि वो आंटी वहाँ से जा चुकी हैं। मुझे वो सब बहुत ही अजीब तो लगा पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि बाद में कभी उनसे मिलकर आऊँगी। उसके बाद उन वर्कर्स ने सारा सामान अंदर रख दिया। सारा सामान अंदर रखवाने के बाद वो वर्कर्स चले गए थे और उसके बाद मेरे हस्बैंड भी ऑफिस जाने वाले थे। तभी उन्हें एक धड़ाम की सी आवाज़ आई। मैं और मेरे हस्बैंड देखने के लिए आए
कि क्या गिरा है। हमें लग रहा था कि शायद वर्कर्स ने कोई डब्बा सही से नहीं रखा होगा और वही गिर गया है। पर हमने जब घर के अंदर आके देखा तो वहाँ पर कोई भी डब्बा गिरा हुआ नहीं था। पता नहीं वो आवाज़ कहाँ से आई थी, हम यही सोच रहे थे। पर जो भी हो, वो सब होने के बाद मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल गए। उस घर में शिफ्ट होने के बाद बहुत सी ऐसी छोटी छोटी और अजीब सी हरकतें हुई कि मैं उनसे इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि अब मैं उन बातों पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाती थी। पर मुझे उस घर में बहुत ही अजीब सा लगता था। कभी कभी दरवाजे अपने आप खुल बंद हो जाते, कभी कभी ऊपर से ऐसा लगता कि जैसे कोई चीज़ गिर गई है। और एक और अजीब बात जो उस घर में होती थी, मुझे फूल रखने का बहुत ही शौक था। तो मैंने जो पुराने घर में मेरे पौधे थे वो लाकर उस घर में रख दिए। पर कुछ ही देर बाद वे पौधे मुरझा गए। वो देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगा, क्योंकि इतनी जल्दी वे पौधे कैसे मुरझा सकते थे। मुझे लगा कि शायद हम उन्हें वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर लाए हैं, तो शायद इसी वजह से ये पौधे मुरझा गए हैं। पर ऐसा उस घर में बहुत ही ज़्यादा होने लगा। उस घर में रहते हुए हमें लगभग 10 दिन हो चुके थे। पर अब जो होने वाला था वो तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। एक रात मेरे हस्बैंड को घर आने में देर होने वाली थी। मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि उन्हें देर हो जाएगी और तुम सो जाओ। मैंने सोचा कि इनको आने में पता नहीं कितनी देर लगेगी और मैं सो जाती हूँ, और मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। थोड़ी देर बाद मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि शायद मेरे हस्बैंड आ गए हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ मैंने अच्छी तरीके से सुनी थी। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे वो आकर मेरे पास बैठ गए हो। मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही है और मुझे थोड़ा पानी चाहिए। मेरी ये बात सुनकर वो जो कुछ भी था वो वहाँ से उठ गया और बाहर की ओर चला गया। मैंने उसके जाने के कदमों की आवाज़ और दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ भी अच्छी तरीके से सुनी थी। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि ये मेरा वहम हो। जब बहुत देर बाद तक भी वो पानी लेकर कमरे में नहीं आए तो मुझे लगा कि मुझे खुद ही जाकर पीना पड़ेगा। मैं उठी और मैंने उन्हें पूरा घर में आवाज़ दी, पर वो तो घर पर थे ही नहीं। जब उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो मैंने उन्हें फ़ोन लगाने का ट्राई किया। उन्होंने फ़ोन उठाया तो मैंने पूछा कि आप कहाँ चले गए हैं। तब उन्होंने सामने से मुझे जो बताया वो सुनने के बाद मेरी और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। उन्होंने बताया कि वो तो अभी ऑफिस से निकले ही नहीं थे। मैंने उनको बताया कि अभी यहाँ पर घर में कोई था। वो सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मैं रास्ते में ही हूँ और आने वाला हूँ। तब मैंने फ़ोन रख दिया और पानी पीने के लिए किचन में चली गई। जब किचन में मैं पानी पी रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कमरे में कोई है। कमरे में से एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ आ रही थी। वो सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गई, पर पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैं चेक करने के लिए कि कमरे में क्या है, कमरे में चली गई। मैंने कमरे का गेट खोला और वहाँ पर जो मैंने देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि हमारे कमरे में हमारे बेड के पास एक कुर्सी रखी हुई है और उस कुर्सी पर एक औरत बैठी थी। उसका पूरा चेहरा सफ़ेद था और उसकी आंखें भी बहुत ही अजीब सी थी। उसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई और वहाँ से भाग गई। मैं जैसे ही कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा कि वही औरत मेरे सामने बाहर हॉल के फर्श पर पड़ी है और रेंगते हुए मेरी तरफ आ रही है। वो देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई और तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। मैंने एक जोर की चीख मारी, पर वो कोई और नहीं था, वो मेरे हस्बैंड ही थे। वो चीख मारने के बाद मैं वहीं पर बेहोश हो गई। जब कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ था। तब मैंने उन्हें सारी घटनाएं जो मेरे साथ इस घर में घट रही थी, मैंने वो सारी घटनाएं अपने हस्बैंड को बताई। तब मैंने उन्हें अपने साथ हुआ सारी घटना बताई, पर उन्होंने मेरी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि घर में अंधेरा हो रखा था और शायद इसी वजह से तुम्हें वहम हुआ हो या फिर तुमने कोई सपना देखा हो। वो सुनने के बाद मैं उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। मैंने उनसे कहा कि वहम सिर्फ 2-4 बार ही हो सकता है और जब से हम इस घर में आए हैं कुछ ना कुछ अजीब हो ही जा रहा है। जब मेरी बातों पर मेरे हस्बैंड को विश्वास नहीं हुआ तब मुझे उन आंटी की याद आई और मुझे लगा कि वो इस घर के पास ही रहती हैं और उन्हें इस घर के बारे में सारी चीज़ें पता होंगी। मैं उनके पास जाने ही वाली थी तभी मुझे किचन से एक अजीब सी बदबू आती हुई महसूस हुई।
वो किचन के पास से हमेशा आती रहती थी। मैंने कई बार वहाँ पर देखने की कोशिश की कि वो बदबू क्यों आती है। असल में वहाँ पर एक स्टोर रूम था और हमें लग रहा था कि शायद कोई चूहा वगैरह मर गया है और शायद वो बदबू उसमें से ही आ रही है। तो मैंने दोबारा उसको देखने की कोशिश की। तब मेरा हाथ वहाँ पर एक एनवेलप लगा। मैंने देखा कि उसमें कुछ फोटोज थी जो कि उस घर के शायद प्रीवियस ओनर की लग रही थी। और मैंने देखा कि उस फोटो में जो औरत थी वो भी प्रेग्नेंट थी। उसी दिन ऑफिस जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को भी ये बात बताने की कोशिश की, पर वो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करते। इसलिए मैंने उन आंटी के पास गई और उन्हें ही यही बात बताई। तब उन्होंने जो मुझे बताया वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने मुझे बताया कि लगभग 4 साल पहले यहाँ पर एक फैमिली रहा करती थी। एक हस्बैंड वाइफ रहा करते थे। हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत ही मारता था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और वो बच्चा नहीं चाहता था। वो उसका अबॉर्शन कराने के लिए कह रहा था, पर जब उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसने उसे छत पर से धक्का दे दिया। वो औरत वहीं पर मर गई। उसने कहा कि उसने खुदकुशी कर ली है, पर कुछ दिनों बाद पता चला कि उसके हस्बैंड की भी उसी तरीके से डेथ हो गई है। इसी बीच हमारे घर में एक नौरानी भी आ गई थी। मैंने उसे रख लिया था क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से काम करती थी। पता नहीं कैसे, और उस आत्मा ने जो हमारे घर में थी उसने हमारी नौकरानी के पेट पर कब्जा कर लिया था। उन आंटी से ये बात सुनने के बाद जब मैं घर पर आई तो मैं सारा मसला समझ चुकी थी। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया और कहा कि हम आज के आज ही ये घर खाली कर देंगे और तुम ऑफिस का काम निपटाकर जल्दी से घर पर आ जाओ। मेरी इतनी बात हुई थी कि अचानक से फ़ोन कट गया। मैंने देखा कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है। मुझे लगा शायद बैटरी का प्रॉब्लम होगा, पर उसके बाद मेरे साथ जो हुआ वो मैं आज भी नहीं भूल पाई हूँ। उसके बाद हमारे साथ जो हुआ वो मैं आज भी नहीं भूल पाई हूँ। कुछ ही देर बाद लाइट चली गई और पूरे घर में अंधेरा सा छा गया। मतलब थोड़ी थोड़ी रोशनी तो आ रही थी। तो मैंने किचन में जाने की कोशिश की। मुझे लगा शायद वो मेड वहीं पर होगी, पर वो तो किचन में थी ही नहीं। मैंने किचन से एक मोमबत्ती उठाई और उसे जलाकर देखने लगी कि वो कहाँ पर है। तभी उसकी आवाज़ मुझे मेरे कमरे से आती सुनाई दी। मैंने देखा कि वो क्या कर रही है। तब मैंने वहाँ पर जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि वो एक बच्चे के साथ खेल रही है और वो अब बहुत ही ज़्यादा भयानक हो चुकी है। उसका पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और उसकी आंखों की पुतलियाँ पूरी सफ़ेद हो गई थी। वो देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई और अपने कमरे से बाहर आ गई। और बाहर मैंने देखा कि वो हॉल में हमारी एक चेयर पर बैठी हुई है और उसे देखते ही मेरी तरफ रेंगती हुई आने लगी। वो देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई और जैसे तैसे मैं जीने के ऊपर चढ़ने लगी और छत की ओर जाने लगी। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं बहुत ही मुश्किल से सीढ़ियों के ऊपर चढ़ी। ऊपर चढ़कर मैंने देखा कि सब कुछ शांत हो गया है। मुझे लगा कि शायद वो ऊपर नहीं आएगी और मैं ऊपर के ही एक कमरे में जाने लगी। और मैं जैसे ही पीछे मुड़ी तो वो मेरे पीछे ही खड़ी थी। वो देखकर मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं छत से नीचे गिर गई। उस समय पता नहीं कैसे मुझे और आंटी ने, जो कि मेरे करीब में ही रहती हैं, उन्होंने मुझे देख लिया था। उन्होंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया और बताया कि हम मुझे हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं और तुम भी वहीं पर आ जाओ। जल्दी हॉस्पिटल में गए और वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक रहा। ना मुझे और ना ही मेरे बच्चे को कोई चोट आई थी और मुझे एक लड़का हुआ था। पर जब मेरे हस्बैंड वापस घर पे गए तो उन्होंने देखा कि उस नौकरानी की लाश वहीं फर्श पर पड़ी हुई है और उसके पास बहुत सारे कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो रखे हैं। वो देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गए और उसके बाद उन्हें मेरी सारी बातों पर यकीन हो गया था। उस घर में लगभग हम 1 महीना ही रुक सके थे। इन सारी घटनाओं में मुझे और मेरे बच्चों को तो कोई भी तकलीफ नहीं पहुंची और मेरा लड़का 8-7 साल का हो चुका है। पर आज भी जब मैं उस घर के बारे में सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है और मुझे आज भी उस घर के डरावने सपने आते हैं। मेरा नाम श्वेता है और मैं आज अपने साथ हुआ एक बहुत ही डरावना किस्सा आपको बताना चाहती हूँ। इन बातों पर ज़्यादा लोगों को यकीन तो नहीं होता है, पर यह बात सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जिनके साथ ये सारी घटना हुई होती है। ऐसा ही मेरा आज का कुछ किस्सा है। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी, मेरे पापा हैं और कुछ समय पहले तक मेरी दादी भी हुआ करती थी। असल में हुआ कुछ ऐसा था
कि मेरे पापा एक सरकारी कर्मचारी हैं। उनका एक जगह पर ट्रांसफ़र हुआ था और उन्हें वहाँ पर रहने के लिए एक घर भी दिया गया था। उनके स्टाफ वालों ने उन्हें बताया भी था कि वो घर भूतिया है और वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। पर मेरे पापा पढ़े लिखे थे और वे इन सारी बातों में नहीं मानते थे। इसलिए उन्होंने वहीं पर रहने का फैसला किया। पर शायद ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उनको इस बात का एहसास बहुत ही बाद में हुआ। जब हम उस घर में पहुँचे तो मेरी मम्मी और पापा को तो कुछ नहीं हुआ। वो तो सब नॉर्मल ही रिएक्ट कर रहे थे। पर मुझे वहाँ पर जाके बहुत ही अजीब-सा लगने लगा। और मेरी दादी वास्तुशास्त्र की कला को जानती हैं। उन्होंने उस घर को देखते ही कह दिया कि इस घर में रहना ठीक नहीं है और उन्होंने मेरे पापा से वहाँ पूजा पाठ करवाने को कहा। मेरे पापा पहले तो नहीं माने। उन्होंने कहा कि पहले हमें ढंग से यहाँ पर सेटल तो हो जाने दीजिए, फिर हमें बड़ी पूजा रखवाएंगे। पर मेरी दादी ने कहा कि बिना पूजा पाठ के हम इस घर में रहेंगे ही नहीं और कहीं होटल में जाकर ही रहेंगे। दादी की ये बात सुनकर पापा ने एक पंडित को बुला लिया और वहाँ पर पूजा करवाने की कोशिश की। वो पंडित लगभग 1 घंटे बाद ही वहाँ पर पहुँच गया था। वो पंडित अपने साथ एक थाल लेकर आया था जिससे वो वहाँ पर पूजा करने वाला था। पर वो जैसे ही घर में जाने वाला था तो उसकी थाल में एक मछली आकर गिरी। वो देखकर उसने अपनी थाल वहीं पर छोड़ दी। वो मछली ऊपर जा रहे कौवों ने उनके थाल में गिरा दी थी। पता नहीं ये कोई इत्तेफाक था या आने वाले किसी खतरे की चेतावनी। वो देखकर वो पंडित अपशकुन कहकर वहाँ से ऐसे ही चले गए। मेरे पापा ने और दादी ने उन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश की कि जो भी हो आप यहाँ पर पूजा तो कर ही दीजिए। पर उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही बड़ा अपशकुन हो गया है और जब तक यहाँ पर पूजा ना हो उन्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। पर फिर किसी ने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और दादी ने भी फिर जिद नहीं की और हम वहीं पर रहने लगे। असल में उन्होंने जिद इसलिए नहीं की थी क्योंकि दादी ने वहाँ पर एक पूजा घर बना दिया था। उस घर के ही एक कमरे में उन्होंने थोड़ा ऐसे ही पूजा पाठ किया और हम वहाँ पर रहने लगे। और पापा कह ही रहे थे कि जब हम यहाँ पर ठीक से अपना सारा सामान ले आएंगे और शिफ्ट हो जाएंगे तो हम एक बड़ी पूजा रखेंगे। पर चीज़ें शायद इससे भी ज़्यादा ख़राब होने वाली थी। उससे अगले दिन जब सब सुबह को सोकर उठे तो मेरी माँ मंदिर में गई और वहाँ पर दिया जलाने की कोशिश करने लगी, पर वो दिया जल ही नहीं रहा था। फिर पता नहीं कैसे उनका ध्यान भटक गया और उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई और वे खाना वाना बनाने में लग गई। उसकी कुछ देर बाद मेरी मम्मी और दादी और मैं बाहर की तरफ घूमने के लिए आ गए। हम सब बाहर आंगन में बैठे हुए थे। तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे पापा ने मुझे आवाज़ दी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो अभी अभी बाहर की तरफ गए थे। पर मुझे लगा शायद वो अंदर आ गए हों। मैंने अपनी दादी और अपनी मम्मी से भी इस बारे में पूछा क्या पापा ने मुझे आवाज़ दी है, पर उन्होंने कुछ भी नहीं सुना था। तो फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ते हुए वहाँ पर ऐसे ही घूमने लगी। पर तभी मुझे ऐसा लगा कि पापा ऊपर वाले कमरे में से मुझे बुला रहे हो। वो जो भी कोई वहाँ पर खड़ा था वो बिल्कुल मेरे पापा के ही जैसा लग रहा था। मुझे लगा कि शायद पापा अंदर ही हैं और मैं अंदर की ओर चली गई। और मैंने देखा कि ऊपर का दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा है। इतने में ही पीछे से हमारे यहाँ पर काम करने वाला एक नौकर आ गया। हमने उससे और पूछने लगा कि आप उस कमरे में क्या कर रही है। तब मैंने उससे पूछा कि ये कमरा खुल क्यों नहीं रहा है। तो उसने बताया कि ये कमरा तो काफ़ी समय से बंद है और इसके अंदर चाबी लगी हुई है। असल में उसमें डोर लॉक लगा हुआ था तो मुझे पता नहीं चल रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर मैं बाहर की तरफ आ गई और मैंने उसे कुछ नहीं बताया और मैंने सोचा कि सब शायद मेरा वहम हो। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई और मैं फिर से अपनी मम्मी और दादी के पास आ गई। पर उसी दिन शाम को इससे भी ज़्यादा कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ जो कि जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। उस घर के दूसरी तरफ एक पुल बना हुआ है जो कि उस घर की बाउंड्री के अंदर ही है। तो उस रात मैं वहाँ पर नहाने के लिए चली गई और मैं किसी को भी बताकर नहीं आई थी। मैं जैसे ही उस पुल में गई तो मैंने देखा कि पुल के बाहर दूसरी तरफ 3 लोग खड़े हुए हैं जिनका चेहरा पूरी तरह जला हुआ सा लग रहा था। वो देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई और पुल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी।
मैंने पूल से निकलने की कोशिश की, पर मैं पूल से निकल ही नहीं पा रही थी। उस दिन मैं अपना मोबाइल भी घर छोड़ आई थी और मेरे पापा को उसके ऊपर किसी की कॉल आती हुई सुनाई दी। उन्होंने देखा कि वो मेरे बॉयफ्रेंड की कॉल थी। वो देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और मुझे ढूंढने लगे। उन्होंने देखा कि मैं दूसरी तरफ नहाने के लिए गई हुई थी, तो वो वहाँ पर ही आ गए और मुझे आवाज़ देने लगे, पर मैं तो काफ़ी टाइम तक पूल में ही रही और मैं बाहर नहीं आ रही थी, तो वो मुझे बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। उस समय तक मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे पापा ने मुझसे उस फ़ोन कॉल के बारे में पूछा। तभी मैंने पापा को अपने साथ हुई सारी घटना भी बताई, पर उन्हें मेरी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद मैं उनसे बचने के लिए ये सब बातें बना रही हूँ। उस घटना के बाद से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहने लगी। मेरी बात पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था और ऊपर से मेरे पापा सोच रहे थे कि शायद मैं उनसे बहाने बना रही हूँ, जिससे वो मुझे डांटे ना। पर इन सबसे अलग मेरी दादी को मेरी सारी बातों पर यकीन था। एक रात जब मैं सो रही थी, तब मेरी दादी मेरे कमरे में आई और उन्होंने देखा कि मेरे सिर के पास कोई औरत बैठी हुई है और वो मेरे बालों में हाथ फेर रही है। वो देखकर उन्होंने बहुत ही ज़ोर से चीख मार दी। उनकी आवाज़ सुनकर मेरे मम्मी पापा वहाँ पर आ गए। उन्होंने मेरी दादी से पूछा कि क्या हुआ है। तब मेरी दादी ने भी उन्हें सारी बातें बताई, पर मेरे पापा को इन सब पर यकीन नहीं था और वो दादी को ही डांट कर चले गए कि आप भी बच्चों की बातों में शामिल हो रही हो। पर दादी को पूरा यकीन था कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि वो वास्तुशास्त्र की जानकार थी और उन्हें पहले ही दिन से इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी। तो उन्होंने एक शास्त्री जी को बुलाया और उस घर को अच्छी तरीके से दिखाया। वो घर पूरा देखने के बाद शास्त्री जी ने सारी बातें मेरी दादी को बता दी। उन्होंने बताया उन्होंने बताया कि इस घर में कोई दो चार नहीं, बल्कि बहुत सारी आत्मा है। ये घर बना ही इस तरीके से है कि ये नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचता है। ये सारी बातें सुनकर मेरी दादी को और भी ज़्यादा यकीन हो गया। उन्होंने शास्त्री जी से इन सब जादू को तोड़ने की कोई उपाय पूछा, पर उन्होंने कहा कि ये आत्माएं बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, मैं इनके आगे कुछ नहीं कर सकता। तब दादी ने कहा कि वो इस बारे में बहुत ज़्यादा जानती हैं और वो उन्हें तरीका बताए सारी विधि वे खुद करेंगी। असल में दादी इन सब बातों में जानकार तो थी, पर उनकी काफ़ी ज़्यादा उम्र हो गई थी, इसलिए शास्त्री जी ने उन्हें यह सब विधि करने से मना किया। पर वो कहाँ मानने वाली थी। पर उन्होंने शास्त्री जी से कहा कि वो एक बार उनके बेटे से बात और करें। शास्त्री जी शास्त्री जी ने उनके बेटे को बुलाया और इस घर की सारी सच्चाई उनके सामने लाने की कोशिश की, पर वो कहाँ मानने वाले थे। और तभी वहाँ पर काम करने वाला एक नौकर भी आ गया और उन्होंने वो सारी सच्चाई मेरे पापा को बताई। उस नौकर ने बताया कि बहुत समय पहले जब वो छोटा था और उसके पापा यहाँ पर काम किया करते थे, तभी एक बहुत ही संकी आदमी ने ये घर बनवाया था और जानबूझ के ये घर इस तरीके से बनाया गया था जिससे वो सारी बुरी आत्माओं को आकर्षित कर सके। वो आदमी जिसने ये घर बनाया था, वो चाहता था कि वो इन आत्माओं से पूरी दुनिया पर राज करे। पर ये घर इतना पावरफुल हो गया और वे आत्माएं इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई कि उन्होंने उसको ही मार दिया। और ये सारी घटनाएं उसने अपनी आंखों से देखी है। फिर शास्त्री जी के भी समझाने पर मेरे पापा को सारी सच्चाई समझ में आ गई। तब शास्त्री जी ने मेरे पापा को बताया कि आपकी लड़की की जान खतरे में है। मेरे पापा ने शास्त्री जी से पूछा क्या वो इस घर को छोड़कर नहीं जा सकते। तो शास्त्री जी ने बताया कि वो आत्माएं ये घर छोड़कर उन्हें जाने ही नहीं देगी। तो पापा ने शास्त्री जी से इसका कोई तोड़ पूछा। तब शास्त्री जी ने बताया कि मुझे तो इसका कोई तोड़ नहीं पता है, पर आपकी माता जी जरूर इसका कोई तोड़ कर सकती है, आप उनसे जाकर बात करें। पर मेरे पापा इन सारी बातों को कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने उसी शाम मेरी मम्मी से कहा कि हमें जल्दी से जल्दी इस घर से निकलना होगा और उन्होंने मम्मी को कहा कि हम यहाँ से निकलेंगे और सारा सामान बाद में ले जाएंगे और हम यहाँ से किसी होटल में चले आएंगे। मेरे पापा ने मुझे उठाया और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे, पर वहाँ के कोई भी दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। यह देखकर वे बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए।
तभी मेरी दादी वहाँ पर आ गई और उन्होंने एक माला मुझे पहना दी और पता नहीं क्या मंत्र पढ़े, तो मैं भी होश में आ गई थी। उस समय मेरी दादी ने मेरे पापा से कहा कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना वो आत्मा हमें जाने नहीं देगी। मेरी दादी मंत्र पढ़ते पढ़ते हमारे पीछे पीछे ही आ रही थी और हम उस घर से निकलने ही वाले थे। हम उस घर से जैसे ही निकले तो दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। हम खुश तो थे कि हम उस जगह से वापस निकल आए हैं, पर हमने जैसे ही ये नोटिस किया कि हमारी दादी तो अंदर ही रह गई है, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। हमने उस घर के गेट को खोलने की बहुत कोशिश की, पर वो गेट खुला ही नहीं। हमें वहीं पर सुबह हो गई। पापा ने अपने कुछ साथियों और हमारे रिश्तेदारों को भी इस बारे में बता दिया था और वह भी उस समय तक वहाँ पर आ गए थे। अगले दिन जब सुबह हो गई तो उस घर का गेट खोला गया और पूरे घर में दादी को ढूंढने की कोशिश की गई, पर पूरे घर में दादी का कुछ पता नहीं चला। पता नहीं वो आत्माएं उन्हें कहाँ लेकर चली गई हैं और आज भी मेरी दादी मिल नहीं पाई। हम उस घर से सही सलामत बाहर तो आ गए थे, पर आज भी उस घर की यादें हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानियाँ कैसी लगी और इन कहानियों को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसे ही कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूँगा आपको कुछ और कहानियों के साथ किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अलविदा।